हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और इस क्लास में सिर्फ PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार जो क्या है कि आपकी क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है। हर एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया हूं जहां से आपके क्वेश्चंस आने की 99% संभावना है। मैं तो कहता हूं 100% इन टॉपिक्स में तो क्वेश्चंस आएगा, श्योर है। आपके जिन टॉपिक्स को मैं लेके आया हूं वहां से एक क्वेश्चंस आपके 100% बनेगा, तो ठीक है, वही टॉपिक उठा के लेके आया हूं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिएगा, अधिगम किए गए सामान्यतया स्थायी होते हैं। अधिगम जो किया गया तथ्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। पुनरावृत्ति पर बल देता है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है। अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। देखिए, शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत दिया था IP पावलोव का सिद्धांत है। देखिए, अवबोध और रुचि की भूमिका पर अत्यंत कम है, यानी कि यहाँ पर रुचि नहीं है और रुचि की भूमिका पर बल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह कथन यहाँ पर कम बल दिया है। यह कथन तो आपके बिल्कुल सही है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है कि इससे जो है दोस्तों बालकों के भय को दूर किया जा सकता है। पुनः आवृत्ति पर बल देता है, बिल्कुल देता है। तो ये तीनों कथन यहाँ आपके सही हो जाएंगे। और यहाँ नहीं पूछा है तो पहला जो कथन है, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। इसके जो भी अधिगम किए गए तथ्य होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरे क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है और यहाँ जीन पियाजे से क्वेश्चंस पूछा गया है और ये रीट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण दूरी जीन पियाजे हैं जहाँ से क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है। पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का सही क्रम है। इन अवस्थाओं को अपने को क्रम वाइज बताना है, यानी कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी वो 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें से जो पहली अवस्था थी वो थी आपके संवेदी पेशीय या फिर संवेदी गामक अवस्था। कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था थी। ठीक है, तो पहली देखिए, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक है, गलत हो जाएगा। संवेदी पेशीय यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और एक संवेदी पेशीय यहाँ पर भी आ रहा है, तो तीसरा और पहला तो आपके ऑटोमेटेड गलत हो गया। फिर दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ रहा है, यहाँ पर भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ गई, ये गलत हो गया। तो आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, बहुत ही शानदार एसकेसी क्लासेस जो है आपके लिए लेके आया है एक रीट जैसा पेपर जो कि 150 प्रश्न पत्रों का होने वाला है। इसके अंदर आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जिसके अंतर्गत आपके हिंदी रहने वाली हैं, संस्कृत रहने वाली हैं और इंग्लिश रहने वाली है। ठीक है, बाकी उर्दू वाले स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उर्दू के लिए, तो उर्दू वाले स्टूडेंट्सों के लिए ये नहीं है। उर्दू लैंग्वेज का अभी पेपर नहीं बनाया गया है, विशेषज्ञ से मिलकर उसका भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शुल्क मात्र देख लीजिए कितने हैं। 13 फरवरी को जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये जो है आपके ऑनलाइन बेस रहेगा। ठीक है, और ऑफलाइन के तौर पे आपको इसका PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप इस कॉन्टैक्ट पर जो है कॉन्टैक्ट करके मैसेज डाल के संपर्क कर सकते हैं। और ये सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ लिमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये है। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हैं, ध्यान रख लेना। तो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइएगा
और बिल्कुल रीट के जैसा ही पेपर बनाया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के भय को कुछ कम करेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सभी को देना चाहिए। ठीक है, सभी को जो ये है देना चाहिए। L1 और L2 दोनों के लिए रहेगा अलग अलग, और 13 फरवरी इसकी डेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक और दंड यानी पुरस्कार और दंड की बात हो रही है। पुरस्कार और दंड की बात हो रही है। काफी बार बता चुका हूं, पुरस्कार, दंड, पुनर्बलन, तीन चीजें किससे रिलेटेड? स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसमें पारितोषिक और दंड को बहुत ही महत्व दिया था स्किनर ने। ठीक है, और इनके साथ ही साथ एक और पुनर्बलन शब्द जो है, पुनर्बलन पर बहुत ही इसने बल दिया था। ठीक है, पुनर्बलन पे। ठीक है ना, तो यहाँ जो पारितोषिक और दंड के माध्यम से जो सीखना होता है, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत होता है। स्किनर का सिद्धांत है ये। किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूं यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे से देखना है आपको स्किनर को, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, देखिएगा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से देखिए, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और रेट में मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज ऐसी आएगी, एनसीईआरटी के शब्द है ये पूरे। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं और उद्दीपक और अनुक्रियाएं जो मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय होते हैं। देखिए, अनुक्रियाएं और प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही है जो, और उद्दीपक, इन सब चीजों पर, इन सब पर जो विचार किया था, ये सर्वोत्तम जो विचार थे आपके व्यवहारवादियों के थे। किसके थे? व्यवहारवादियों के थे। यहाँ राइट आंसर आपके 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसके थे? व्यवहारवादियों के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर अगला क्वेश्चन जो देखिएगा आप, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूह है, काफी बार बता चुका हूं कि ऐसी कौन सी एज है, देखिए साधारण तौर पे समझिएगा क्वेश्चंस को, ऐसी कौन सी एज है जिसके अंदर जो बच्चे हैं ना, समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पूछ रहा है, वर्ग समूहन। ठीक है, समूह बनाते हैं, अपने अपने समूह में रहते हैं। ठीक है, लड़के लड़कों का बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों का समूह बनाती है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, वर्ग समूहन की जो योग्यता होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, 7 से 12 के बीच में आती है। ठीक है, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी जीन पियाजे से बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, अवलोकनीय सिद्धांत जो दिया था, उसके अंतर्गत उसने व्यक्ति की 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया था। कितनी आवश्यकताओं का? 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया था। तो इनमें से कौन सी आवश्यकता है जो उसके जिक्र किए गए आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, 5 आवश्यकताएं जो थी, उनमें पहली जो आवश्यकता थी, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं, जिसे हम और बोल सकते हैं दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, वो थी उसकी। फिर दूसरी जो आवश्यकता थी उसकी, वो सुरक्षा। क्या थी? दूसरी सुरक्षा। ठीक है, और तीसरी जो आवश्यकता थी वो थी स्नेह। क्या थी? स्नेह। ठीक है, और चौथी आवश्यकता थी सम्मान की अवस्था या सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, और 5वीं जो आवश्यकता थी वो थी आत्मसिद्धि। तो यहाँ देखिए, दैहिक आवश्यकताओं को शारीरिक आवश्यकता बोला जाता है, तो ये भी बताई थी, स्नेह संबंधता बता रखी है, और आत्मसिद्धि जो है मैस्लो की सर्वोत्तम आवश्यकता बताई गई है, उच्चतम आवश्यकता के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाद और समूहवाद ऐसा कोई भी आवश्यकता इसने नहीं बताई है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अब्राहम मैस्लो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पदानुक्रम जो सिद्धांत है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पांचों अवस्थाओं को अच्छे से पांचों जो आवश्यकताएं बताई हैं इनको अच्छे से देख के जाना और इनका क्रम याद करके जाना। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि मैस्लो द्वारा पदानुक्रम सिद्धांत में जो आवश्यकताएं बताई उनमें प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है, तो प्राथमिक आवश्यकता आपके दैहिक आवश्यकता होती है जिसे शारीरिक आवश्यकता बोला जाता है, ठीक है। और उच्चतम आवश्यकता होती है आत्म सिद्धि होती है जो सर्वोच्च होती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिएगा, समाज के अंदर, समुदाय की बात हो रही, किसी भी समाज के अंतर्गत लोगों के अंतर्गत जो है आसानी से संबंध बनाने लग जाते हैं और आसानी जो समायोजित हो जाता है उस व्यक्ति के अंतर्गत कौन सी क्षमता होती है, ये चीज अपने को पूछा गया। देखिए, बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि जिसके अंतर्गत जितनी स्ट्रांग होगी ना वह उस व्यक्ति का समायोजन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यह सामवेगिक बुद्धि की बात हो रही है। सामवेगिक बुद्धि पर जो बल दिया था डेनियल गोलमैन ने, किसने दिया था? डेनियल गोलमैन, ध्यान रखना, ठीक है। सामवेगिक बुद्धि के प्रतिपादक ही उसी को माना गया है। यार राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन आंसर से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? क्रिएटिव बालकों से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, मैंने काफी बार आपको बता चुका हूं कि एक तो सृजनात्मक बालक, एक तो सृजनशील बालक और एक प्रतिभाशाली बालक, एक प्रतिभाशाली बालक, इन दोनों पे तो क्वेश्चंस आना ही है, ठीक है। फिर बाद में जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं या जो वंचित बालक होते हैं, बाकी जितने भी बालक बच्चे की जितनी भी कैटेगरी है वहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपके सृजनात्मकता और इसके अलावा आपके प्रतिभाशाली दो से तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये चिंतन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा सकता है वो ध्यान रख लेना। सृजनात्मकता आ रहा है तो अपसारी चिंतन आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस देखिए, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक की प्राथमिक विशेषता है। अभी किस बालकों की बात कर रहे थे? सृजनशील बालकों की। सृजनशील जो बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, वो हम समस्या जो आ जाती है ना उनके सामने, कोई भी समस्या आ गई तो उसके अलग अलग समाधान ढूंढ लेते हैं। यानी कि एक ही समाधान नहीं होता, उनके पास अनेक समाधान होते हैं, ठीक है। और कोई भी किसी भी समस्या का जो मूल होता है उसके साथ उनके अनेक समस्याएं जो होती है उनके अनेक जो है वो समाधान ढूंढ लेते हैं। और उसके अलावा जो है ये पुरानी चीजों से नई चीजें बनाने में पारंगत होते हैं सृजनशील बालक। तो यहाँ राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? सृजनात्मक बालक। क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सृजनात्मक बालक यहाँ पे आपके राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया। देखिए, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। ये इनका संवर्धन कार्यक्रम होता है, ठीक है। विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना बिल्कुल राइट है, इनको विशेषज्ञ अध्यापकों की आवश्यकता होती है। उन्नत कोर्स भी इनको प्रदान करना चाहिए, ठीक है। कॉमन कक्षा, देखिए कॉमन, दूसरे स्टूडेंट जो पिछड़े स्टूडेंट्स हैं, सामान्य स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बिठा पाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाना इनके लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनशील दो बालक बता दिए मैंने, दोनों को तो अच्छे से देखना है, मात्र आपके 1 घंटा भी नहीं लगेगा, दोनों को अच्छे से देख लेना, दोनों की विशेषताएं, दोनों के अंदर कौन कौन से चिंतन पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके संवर्धन कार्यक्रम है, इन चीजों को आप अच्छे से देख लेना। यहाँ राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कुर्ट लेविन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। देखिए, कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसमें उसने 3-4 फैक्टर बताए थे। एक तो जीवन दायरा बताया था, तल रूप भी बताया था, वेक्टर्स और कर्षण, ये 2 फैक्टर तो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे कुर्ट लेविन ने, वेक्टर और कर्षण। लेकिन विभेदीकरण की बात जो है कुर्ट लेविन ने नहीं करी है। विभेदीकरण जैसा कोई फैक्टर उसने नहीं बताया था। तो यहाँ राइट आंसर आपके हो जाएगा विभेदीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? ये आपके फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वहां से उठाया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तीनों अवस्थाएं जो है, एक इदम, अहम और परा अहम, तीनों चीज बताई थी। ठीक है, इद होता है, अहम होता है और परा अहम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भाग जो है नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। ठीक है, तो आदर्शों के आधार पर जो विकसित होता है और नैतिक मूल्यों के आधार पर जो विकसित होता है वो परा अहम होता है। ठीक है, परा अहम होता है। और अहम जो है ना, ये वास्तविकता पर निर्भर है। ये किस पर है? वास्तविकता पर निर्भर है। ठीक है, इसमें सभी इदम के अंतर्गत सभी दमित इच्छाएं आ जाएगी। ठीक है, दमित इच्छाएं जो है सारी इदम के अंतर्गत आ जाएगी। दमित इच्छाएं क्या आएगी? दमित इच्छाएं आ जाएगी। दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ठीक है, और यहाँ जो राइट आंसर होगा आपके परा अहम राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सिगमंड फ्राइड को अच्छे से देख लेना। सिगमंड फ्राइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके, ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इदम पर, अहम, प्रायम पर अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो आपके चेतन, अचेतन, अर्धचेतन पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फ्राइड से ही है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, अब संतुलित व्यक्ति कौन हो सकता है? ठीक है, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या मजबूत अहम को बनाया जाता है। देखिए, फ्राइड कहता है कि एक संतुलित व्यक्ति जो है वह होता है जो वास्तविकता पर निर्भर होता है, वास्तविक चीजों को देखता है, यानी कि जिसके अंतर्गत अहम सबसे मजबूत होता है वह व्यक्ति बहुत ही संतुलित होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। मजबूत अहम को बनाया जाता है तभी जो व्यक्ति एक संतुलित व्यक्ति कहलाया जाता है। ठीक है, या राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युंग के द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के जो प्रकार है, एक तो बहिर्मुखी है और एक अंतर्मुखी है। ठीक है, प्रकार तो उसने 2 ही बताए थे, लेकिन बाद में उसने एक और बताया, उभयमुखी बता दिया था, जिसमें इन दोनों का मिश्रण होता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी पर ही पूछा जाता है। यहाँ देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उसकी विशेषता कौन सी है? केवल अपने में समाये रहने वाला क्रियाशील व्यक्ति। देखिए, अपने में समाये रहने वाला जो होता है ना वो अंतर्मुखी होता है। कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। ठीक है, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है। देखिए, शीघ्र ही परेशान होता है वो भी अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, ध्यान रख लेना। ये सब जो इसकी विशेषताएं दे रखी ना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले बहुत सी बार। ठीक है, व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता रहता है। स्वयं के बारे में कौन सोचता है? अंतर्मुखी व्यक्ति सोचता है। चौथी देखिए, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। क्या कह रहा है? मात्र एक शब्द नहीं लगाने से ये विशेषता बहिर्मुखी की हो गई है कि प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है, यानी कि सरलता से परेशान नहीं होता है, तो वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ 10-15 क्वेश्चंस थे और इन टॉपिक्स में से 100% आपके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं और बता रहा हूँ, ये सभी जो टॉपिक्स थे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ऐसा कोई नहीं कि भाई इतने बड़े बड़े टॉपिक बताए। ये 15 क्वेश्चंस में 15 टॉपिक बताए ना मैंने, इन 15 टॉपिक को आप लगभग
3 से 4 घंटे के अंतर्गत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 3 से 4 घंटे भी ज़्यादा, 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ आप 5 घंटे में कर लो, चलो आप 5 घंटे ले लो, ठीक है। लेकिन 5 घंटे में आप इन 15 टॉपिक को देख लेना। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस की मेरी गारंटी है कि भाई 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो अपने एग्ज़ाम्स जो है ये आपके 13 फरवरी को होगा। ये और एक बार बता देता हूँ, 13 फरवरी को होगा, ठीक है। और आपको इस नंबर्स पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ शुल्क 25 रुपीज़ मात्र है। और ये एक ही प्रश्न पत्र होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगा। और यदि आप ऑनलाइन मोड में भी दे लेते हो, बाद में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, पूरा वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा और इसकी आंसर शीट मिलेगी आपको, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितनी रैंक, कौन सी रैंक आप प्राप्त करते हो, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट पेपर्स होने वाला है, ठीक है। मात्र 25 रुपीज़ में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अब आप हमारे चैनल्स पर अगर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। धन्यवाद।